अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में मौलाना फजल रहमान साहब अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की ज़रूरत पड़ गई है। आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके साथ मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूका तोहफा भी पेश किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि आइंदा चंद घंटे मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम है। हुकूमत ने 26 अगस्त को कौमी असम्बली और 28 अगस्त को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का फैसला किया है। इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अपने अराकीन को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। अगरचे कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत के करीब हैं, JUIF और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है दोनों जमातों की जानिब से, जिससे हुकूमत की आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर गेम को बड़ा धचका पहुंचा है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गए हैं। जबकि किसी भी मुजवजा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तो क्या हुकूमत मुजवजा तरमीम कर सकेगी? 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पूरा कैसे होगा और आगे मुल्की सियासत में क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इसी पर अपने प्रोग्राम में हम आज डिस्कस करेंगे और ये सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब तो मौलाना साहब के घर पहुंच गए हैं, और क्या लग रहा है आपको, क्या मजीद पेशरफ्त हो सकती है? क्या वो मनाने में कामयाब हो पाएंगे? जी, मौलाना इस वक्त गेम चेंजर बन चुके हैं और मौलाना के बग़ैर इस वक्त हुकूमत के लिए आइन में तरमीम करना मुमकिन नहीं रही। अगरचे ये जो इजलास बुलाया गया है पीर को और मंगल को कौमी असम्बली और सेनेट का, और साथ ही जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। जो लेजिस्लेशन होने जा रही है वो 2 किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो होने जा रही है। एक तो जो कानून साजी हो रही है जिसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि इस्लामाबाद में जो मेयर का इलेक्शन है वो बराह रास्त वोट की बजाय इलेक्टोरल कॉलेज उसको इलेक्ट करे। और दूसरा कुछ इंटरनेट के हवाले से, कोई पीका के हवाले से, जो सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। लेकिन जो मौलाना के साथ एंगेजमेंट है उसका मकसद हरगिज ये ड्राफ्ट्स नहीं है जो कानून में तरमीम होने जा रही है, क्योंकि इसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए जो कि हुकूमत के पास ऐवानों में है। जो मौलाना के साथ एंगेजमेंट है वो इसलिए जरूरी हो चुकी है जो आईनी तरमीम हुकूमत करना चाहती है, जिसमें हुकूमत जो आने वाले दिनों में जो बड़ा डिसीजन लेना है, जिसमें हुकूमत मुसर है कि जो जजेस की उम्र से मुतल्लिक, उसमें कौमी असम्बली में अगर हम बात करें तो 110 नशिस्तें हैं। PMLN के पास, पीपल्स पार्टी के पास 68 हैं, MQM के पास 22 हैं, PMLQ के पास 5 हैं, IPP के पास 4 हैं। तो 209 ये बनती हैं, और 3 नशिस्तें अभी इन्हें हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनके पास आई हैं, तो इनके पास जो शॉर्टफॉल है यानी 224 नशिस्तें चाहिए और इनके पास 212 नशिस्तें बनती हैं। इनके पास 12 का शॉर्टफॉल है, और मौलाना के जो 8 वोट हैं, अगरचे उसके बाद भी इनके पास को 3-4 नंबर का शॉर्टफॉल है, लेकिन वो कवर हो सकता है। असल मसला सेनेट में है। सेनेट में जब हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है। PMLN जो है वो 19 नशिस्तें हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, MQM जो है वो 3 हैं, NP 1 है और ANP 3 है, और बाप के जो 5 अगर हम ये देखें तो ये नंबर बनता है 59। और मौलाना के पास जो 5 यहां पर वोट हैं वो मिला के 64 को तब टच होता है, 64 के करीब, जब मौलाना के 4 लोग इसमें ऐड करें तो 1 का शॉर्टफॉल रह जाता है। तो यूं मौलाना ने जो कल इत्तेहाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पार्लिमान का इत्तेहाद जो था, वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उसके बगैर जो हुकूमत का एक मंसूबा है जिसमें उसने आईनी तरमीम करनी है, उसमें अब मौलाना की जो पोजीशन है वो गेम चेंजर हो चुकी है। तो इसमें ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मौलाना का स्टैंस मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये है
कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कहते हैं उस पर अमल होना चाहिए, उसमें वो हुकूमती स्टैंस के साथ खड़े हैं क्योंकि उसमें वो बेनिफिशियरी भी हैं। बाकी उनके जो थोड़े बहुत जो मुतालबात हैं, उनकी जो नाराजगी है वो कमीशन की जानिब से अहम फैसला आ सकता है। देखें, इसमें जो मौजूदा जो सूरत हाल है ना, इसमें तो एक तो कानून साजी इन्होंने करनी है, जो इन्होंने इजलास भी, जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया है कि अगर इनको सिंपल जो कानून साजी है उसमें अगर कोई सुबकी का सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें लेना देना कुछ नहीं, अभी ये सारा मामला जो है ये पार्लियामान में इसके बाद जब मौलाना अगर मान जाते हैं तो उसके बाद हुकूमत जो मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है जिसमें अभी तक तो उस पर अमल दरामद रुका हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन जाहिर है उस पर अमल दरामद उस तरह से वो कर नहीं रहा और उसने पार्शली उस पे अमल दरामद किया इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल, अभी तहरीरी फैसला भी तो आना बाकी है। ठीक है अदिल, आपका पॉइंट आ चुका है। हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब एक तो नंबर गेम जिस तरह से वो बता रहे थे और हुकूमत ने अपनी तरफ से सारे तो जतन जो है वो पूरे कर लिए, हमने देखा इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हुई, कानून साजी की, लेकिन ऐसे में अब आप क्या देख रहे हैं कि नंबर गेम को लेकर किस के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो है वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना तो इलेक्शन का मामला खुले और ना ही उनके लिए मज़ीद कोई पोजीशन जो है वो टफ होती दिखाई दी। हम तो देख रहे थे कि ये मौलाना जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब बात करते थे कि हम आएंगे, इस बुरहान ख़त्म कर देंगे। जो ये फैसले करने जा रहे हैं या जिनकी तैयारी होती दिखाई दे रही है, इससे तो मज़ीद एक बुरहान जन्म लेता दिखाई दे रहा है। मेरी मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं से बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं से बात हुई और अभी जो मुलाकात चल रही है, पहले तो मुलाकात का हवाला आपके सामने रख देता हूँ। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। अब उसमें मुतालबात के बाद जो मेरी इत्तला ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने उनसे कुछ वक्त मांगा है, तो साफ जाहिर है कि वो राब्ता करेंगे अपनी दीगर दूसरी जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आज़म से रब्ता करने के बाद उनको कोई पैगाम मिलेगा और मामला रुकेगा। ये भी इस वक्त शुरू हुआ कि कल जब मौलाना फजल रहमान साहब मिलकर सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उन्होंने पार्लियामेंट में मिलकर चलने का ये फैसला किया कि हम उनके साथ करेंगे, कमेटियां बन गई। जी, किस किस्म का मुतालबा कर रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, अभी तक उनके जो मुतालबा सामने आए हैं वो तो सीधे से चार है। एक तो जो उनका ख्याल है कि जिस तरीके से आपने बलूचिस्तान में हमारी पोजीशन थी या आपने नज़रअंदाज किया और फिर आप तमाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई, मुस्लिम लीग नून ने अपना हिस्सा ले लिया। उनका ये कहना है कि उनको भी बीच में इंगेज किया जाए, उनको बीच में हिस्सा दिया जाए। दूसरा उनका था कि केपी गवर्नर का वो तो मुश्किल होगा, लेकिन शायद उनको कि वहाँ पर कोई और पोजीशन के लिए देखा जा सके कि उनको हम वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं, या वफाक में फिर तीसरा उनका है कि उनको वफाकी हुकूमत में शामिल किया जाए। और फिर चौथा उनका जो मुतालबा था वो जो कुछ अहम जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी सरबराही वो चाहते हैं, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम पे, कि उनके पास वो कुछ कमेटियों की पोजीशन मिले और कुछ अथॉरिटीज़ की सरबराही उनकी जमात के कुछ रहनुमाओं को मिले। और हो सकता है कि वो ये भी बीच में शामिल कर दें कि चमन बॉर्डर का मुतालबा रख दें, या इस तरह के उनके बेटे का मामला भी सामने आ सकता है कि वो भी दोबारा रिकाउंटिंग करके वो उनको भी हुकूमत में ले आए। इस तरह के मामला तो आ सकते हैं, लेकिन 3-4 का तो मुझे कन्फर्म हो गया है कि इसकी बातचीत हुई है। अब चौथी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो दो चीजों पर काम कर रही है। एक, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कौन सी फीस 65 से 68 पर जाने की। दूसरा, भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है, मुस्लिम लीग नून के एक ओहदेदार बता रहे थे कि कैसा जो है वो अगर मामला वहां ना बना या सेकंड में ना बना तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमात ले ली जाए। अब वो जो आप बात सवाल कर रही थी कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने कानून साजी की थी इलेक्शन एक्ट में, ये आज से चंद दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे भागने के लिए, तो उनका ये ख्याल है कि वो मखसूस नशिस्तों वाला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर दिया था उसको वो वापस ले ले, यानी अंडू कर दे और फिर उस पोजीशन पे चले जाए और हुकूमत के पास जो है वो 2/3 अक्सरियत बन जाए, 2/3 उनके पास मेजॉरिटी बने और फौरी तौर पर वो अपना काम कर लें और बाद में देखी जाए मामला क्या बनेगा, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के कुछ ओहदेदार इस पर काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई हुकूमत। तीसरी चीज जो मैं बता रहा था मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये भी अगर, क्योंकि वो ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि हमने वो काम नहीं करना तो दूसरा कौन सा होगा, सिचुएशन क्या बनेगी, चौथी क्या होगी। जो मखसूस नशिस्तें वाली कुछ खवातीन थी जिनको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने,
उनको कुछ खवातीन को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचें, कि हो सकता है कि आपको इतवार को पार्लियामेंट में आपको आना पड़े, क्योंकि उसकी तैयारी हो रही है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वो फैसला वापस ले लेता है। तीसरी चीज ये है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसा बिल भी तैयार किए बैठी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को स्वाबदीदी इख्तियारात मिल जाएं कि वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो खुद जो है वो तैनाती कर सके 5 जजेस में से। अब ये तो काफी सारे वो ऑप्शन पर गौर कर रही है, लेकिन मसला ये है कि इसके मुतबादिल दूसरी तरफ भी देखें तो हुकूमत को हर ऑप्शन पर उनको जो है वो या तो बुरानी कैफियत में जाना पड़ेगा या उनको दूसरी तरफ से सख्त जो है वो मौक़िफ़ सामने आएगा, एक दबाव बढ़ेगा, एक पोजीशन काफी सख्त होती चली जाएगी। अब वो उस पर भी गौर कर रहे हैं कि हमने यहां से कैसे बचना है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हुकूमत का कहना है कि ना हमारा जो है हमारी तरफ कोई उंगली उठाए, ना 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई बात करे, ना फॉर्म 45-47 पर डिस्कशन करें, ना आप उनसे मुआशी हालात का पूछे, ना आप उनसे किसी परफॉर्मेंस का पूछे। जिस तरह वो काम कर रही है करने दें, एक पार्टी साइडलाइन हो जाए और बाकी तमाम अफराद को हम अपने साथ इकट्ठा करके ले आए। लेकिन अगर ये भी तमाम तर जिसकी मदद से भी कर लेते हैं तो इसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि जो अदलिया में जो सीनियर जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जस्टिस साहिबान बैठे हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को जिस तरीके से गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे जिस तरीके से धक्कम पेल से तेज में जल्दबाजी में अगर वो ऐसा इकदाम कर लें तो क्या उनको एक्सेप्टेबल होगा? क्या वो उसको नहीं देखेंगे? ये जो बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसने ये फैसला कर लिया, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम नहीं है। मैं तो साहब से भी पूछ रहा था कि अगर पार्लियामेंट तो ठीक कह रहे हैं तो फिर मतलब कि आइन सुप्रीम है ना, तो आप आइन को माने। आइन के आपने रद्दोबदल करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रही है हुकूमत, और अभी भी यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब इजलास कर रहे हैं वहां बैठे हुए भरपूर तरीके, हम और क्या रास्ता निकाल सकते हैं। एक अजीब सी सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है जो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेगी, और हुकूमत को जिस तरीके से आगे ला के सपोर्ट किया जा रहा है उनके लिए भी मुझे लगता है परेशानी बढ़ सकती है अगर मामलात को संजीदगी से ना आगे लेके चलाया जा सका। IMF तो पहले ही आपको साइडलाइन कर चुका है फिलहाल। तो साहब आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से अदिल साहब भी बता रहे हैं और हसन साहब भी बता रहे हैं, हुकूमत आखिर आईनी तरमीम के लिए इतने क्यों पर जो है वो तोल रही है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। क्या इसमें इलेक्शन कमीशन जो है कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो और मैं इस पे आइन पे 2 जुमले आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करता चलूँ अपने दोस्त अदील वड़ाइच की, जिन्होंने इतने नंबर्स के साथ ये पॉलिटिकल सिचुएशन बताई, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि अगर ये तमाम परम्यूटेशंस कर ली जाएं तो हुकूमत एक ऐसे नंबर के करीब पहुँच सकती है जो कम अज़ कम 2/3 के करीब होगा, अगर 2/3 ना भी हुआ तो। कितने अफसोस की बात है एक तरफ से अगर देखा जाए कि इस सारे निज़ाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात की जा रही है। अदील साहब ने तो कहा कि वो बिल्कुल सेंटर फिगर हैं, यानी कि उनसे कोई मिन्नत तरला भी शायद किया जा रहा हो, दीगर बातें भी की जा रही हों सियासी तौर पे, और उनकी डिमांड्स अपने बेटे की सीट और ये और वो और इस तरह की भी हमें इंदिया मिला, हसन साहब ने दिया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरे निज़ाम की इतना बड़ा रिफॉर्म, इतनी बड़ी पॉलिटिकल चॉइसेस जिनका आने वाली जनरेशन्स के ऊपर असर होगा, वो एक बेटे की सीट और 2 हुकूमती ओहदे और एक एडजस्टमेंट के ऊपर इस वक्त ठहरा हुआ है। एक लम्हा फ़िक्रिया है, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत किस डगर आ खड़ी हुई है। दूसरी बात जो अदील साहब ने की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके नंबर्स के ऊपर तो क्या डाउट किया जा सकता है, लेकिन इसी कहानी का एक और पस मंज़र भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्सक्यूज़ मी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और सब लोग मिल के अगर ये सब कर लें, उसके बाद सेनेट के अंदर नंबर पूरे हो जाएं, एक आध इंडिपेंडेंट मिल जाए, तो हम इस तरह 2/3 पे पहुंच के ये तरामीम कर सकेंगे, जिसके बाद ये सारे असरात होंगे। ये तो एक तरफ की कहानी है। इसके अंदर दूसरी द अदर शू इज़ कि क्या इस सारे के अंदर आवाम, जो कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा सियासी पावर का सेंटर है, वो उसकी कस्टोडियन है, वो उसकी ऑथर है, वो उसकी आवाम का आइन है, आवाम की पार्लियामान है, आवाम की डेमोक्रेसी है। और दूसरा, क्या हमारी अदालत, जो कि फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है,
जिसके अंदर फंडामेंटल राइट टू पॉलिटिक्स, टू दीगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, टू सो मेनी अदर थिंग्स, जो कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मजीद हैं, क्या वो खामोश रहेगी? ये दो सवाल इसके अंदर बहुत क्रिटिकल हैं कि क्या आवाम इसके ऊपर कोई रद्द अमल देगी इस सारी परम्यूटेशंस को ख़राब करने के लिए कि ये इससे मिल जाए तो उसका बेटा, तो इसका भाई, तो ये वाला सूबा, तो ये वाला ओहदा। क्या इसके अंदर आवाम खामोश रहेगी और क्या इसके अंदर अदालत खामोश रहेगी? मैं दूसरी बात इसके अंदर करता चलूँ, बड़ी ज़रूरी बात जो कि शायद लोगों को भूल जाती है आजकल कानून पे बात करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फुल कोर्ट का फ़ैसला है जो कि 21वीं तरमीम के ऊपर आया था, जिस तरमीम के तहत हमने मिलिट्री कोर्ट्स की एक इंट्रोडक्शन की थी APS पेशावर के बाद। मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, दीगर चीज़ें हुई थी नेशनल एक्शन प्लान के नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने उस 21वीं तरमीम का फ़ैसला सुनते हुए वो तरामीम चैलेंज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को सुनते हुए ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के आइन के कुछ बुनियादी नुकात हैं जिनको सेलिएंट फीचर्स कहते हैं, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसका एक बड़ा सेंट्रल फीचर है, दूसरा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, इस्लामिक इंजंक्शंस हैं। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इनमें से किसी भी सुतून जो हमारे आइन का फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इन सुतून के खिलाफ कोई आइन साजी भी की जाए 2/3 मेजॉरिटी से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने 21वीं तरमीम के फैसले के अंदर की थी। अगर अदालत उज़्मा को अगर ये सारी परम्यूटेशंस पूरी भी हो जाएं और एक ऐसी तरमीम कर दी जाए जिसके अंदर कोई जुडिशल पावर को इन्फ्रिंज किया जाए, चीफ प्राइम मिनिस्टर को कह दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से टॉप 3 जजेस में से किसी को पिक कर लेगा, कोई भी इस तरह की बात की जाए, तो अदालत उज़्मा के पास फुल कोर्ट के फैसले के ताबे रहते हुए जो 21वीं तरमीम का फैसला है, अदालत उज़्मा के पास ये इख्तियार है कि वो एक आइनी तरमीम को भी स्ट्राइक डाउन कर दें। जस्टिस अजमत सईद शेख की मेजॉरिटी जजमेंट है और लोगों को ये भूल जाता है कि इसका हतमी फैसला अगर ये किया भी गया तो अदालत करेगी या अवाम करेगी अपने बैलेट के ज़रिए या अपनी मूवमेंट के ज़रिए। जी ठीक है साथ साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, तो इसके साथ ही हम शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे एक तरफ जहां हुकूमत अगले 2 माह में तवानी बहरान के खात्मे का ऐलान कर रही है, वहीं IMF मुआहदे में मुसलसल ताख़ीर हुकूमती तैयारियों पर सवालात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो काबीना मीटिंग में कह चुके थे कि मुआहदा हो चुका, लेकिन 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। हालांकि हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से मुआहदा होने की तारीखें जून जुलाई से दी जा रही हैं। अब वज़ीर ख़जाना सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक बार फिर वजाहत पेश की है और जिसमें उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि सितंबर में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस भी शेड्यूल में डाला जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए तकरीबन $4 अरब के हसूल के लिए मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.5 अरब के कर्ज की भी दरख्वास्त की है। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या अब पाकिस्तानी मैशियत कर्जों के सहारे ही चलेगी? IMF मुआहदे में ताख़ीर क्यों हो रही है? अगस्त के आखिर में तो नहीं हुआ, क्या सितंबर में होने की उम्मीद है अब? जी बिल्कुल, सितंबर में बिल्कुल मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन ये असल मामला क्या है पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों इस हवाले से कोई गैर यकीनी सी सूरत बन रही है। पाकिस्तान ने अगले माली साल में 26 अरब 30 करोड़ रुपए की जो पेमेंट्स हैं वो करनी है। उसके लिए IMF ये कह रहा है कि ये पेमेंट्स करने के हवाले से ज़ाहिर है आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो क्या ये अरेंजमेंट आपके पास है? तो उसमें पाकिस्तान के पास जो अरेंजमेंट है उसमें $5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया का है, ये $4 अरब जो है ये चाइना का सेफ डिपॉजिट है, इसमें $3 अरब जो है UAE का सेफ डिपॉजिट है। ये तमाम रोल ओवर होने के लिए इन ममालिक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बल्कि यकीन दहानी करा दिया। असल मसला जो है वो $4 अरब है चाइना के कमर्शियल बैंकों का। ये $4 अरब जो है चाइना के ये कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये हुकूमतों का मामला नहीं है, ये कमर्शियल बैंक्स का मामला है, तो इसमें ये रीस्केड्यूल इसको नहीं करेगा। असल मसला ये है। बाकी जो $1.5 अरब का स्कूक बॉन्ड है, ADB से $1 अरब आ रहा है, सरमायाकारी से
2 से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो तो कवर होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये मामला रह गया 4 अरब डॉलर का। इसमें चीन के साथ पाकिस्तान के रोल ओवर के मामलात भी अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, और जिसमें पाकिस्तान को रवा साल 27 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी में रुकावटों का भी तो सामना है ना, तो फिर ये रुकावट है कहां पर? देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि चीन का सिर्फ जो कमर्शियल कर्जा है, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है। जाहिर है ये कमर्शियल कर्जा है और इसमें वहां की हुकूमतों का इतना लेना देना चूंकि है नहीं। इसमें आप सऊदी अरब के साथ उधार तेल की सहूलत जो दिसंबर 2023 में खत्म हो गई थी, सऊदी अरब को ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसकी तजदीद कर दी जाए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ ओवरऑल 4 अरब डॉलर पे बात हो रही है। ये तमाम चीजें हो जाएंगी। अब जो 30 अगस्त तक पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन सितंबर में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का जो शेड्यूल आएगा, अगरचे अभी उसमें भी नाम नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जब ये पाकिस्तान अपना अरेंजमेंट कर लेगा, जो कि अगले चंद दिनों में अरेंजमेंट होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि वो जो चाइना के कमर्शियल कर्जे 4 अरब डॉलर के रीस्केड्यूल नहीं हो रहे, उसका मुतबादल तलाश कर लिया गया है। तो इसलिए इसमें परेशानी की बात नहीं है। जहां तक मामला आपने अपने इंट्रो में कहा कि आईपीपीज के साथ ये मामला और ये जो बिजली को सस्ते करने का मामला है, और ये जो वजीर तवानाई ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में हम बिजली सस्ती कर लेंगे, 2 महीने में तो ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आईपीपीएस के साथ मुआहिदों के हवाले से एंगेजमेंट आइंदा चंद दिनों में शुरू होने जा रही हैं, जिसमें मुआहिदे खत्म तो नहीं होंगे लेकिन रीनिगोशिएशन शुरू होने जा रही है। इसके अलावा जो चीनी कारखाने हैं उनको मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा, जो कि तकरीबन 4900 मेगावाट के ये बनते हैं, और इस पे भी टाइम लगेगा। ये फौरी तौर पे नहीं होगा। आरएलएनजी के जो हुकूमत के पावर प्लांट्स हैं, हुकूमती मलकियत में है, पंजाब गवर्नमेंट के और वफाकी हुकूमत के, वो भी तकरीबन 4000 मेगावाट के हैं। उसमें भी बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आनी है। ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो 40 खानदानों का मामला है, ये असल में मामला 40 खानदानों का नहीं, ये मामला उन 7 पावर प्लांट्स का है जिनको 900 अरब डॉलर, 900 अरब रुपए, माफ कीजिएगा 900 अरब रुपए जिनको हर साल पेमेंट करनी पड़ रही है। असल मामला इनका है। बाकी जो 2000 अरब में से पेमेंट है वो बाकी सब की है। तो असल में इन पावर प्लांट्स के रिफॉर्म्स के हवाले से, रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो बैंकों को सूद अदा करना है, बैंकों को कर्जा अदा करना है, उसके हवाले से चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन ये 2 महीने का दावा ठीक नहीं है, इसमें कई महीने लगेंगे। लेकिन इस बात का इम्कान है कि आइंदा गर्मियों से पहले हुकूमत इसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल कर लेगी कि जो बिजली है वो किसी हद तक जो है सस्ती की जा सके। अभी तो एक इंटरिम रिलीफ है ना, लेकिन इसको मुश्किल बुनियादों पे हल करने के लिए ये जो कैपेसिटी पेमेंट का क्राइसिस है, इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना होगा। ठीक है, एड्रेस करना होगा। हसन साहब, जिस तरह दिल साहब बता रहे हैं कि हुकूमत ने तो मुतबादिल जो है वो रास्ता ढूंढ लिया है, और कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमें कर्ज की ज़रूरत है, हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन फिर हम तकरीबन 4 अरब डॉलर के असूल के लिए मशरिक़ वस्ता के बैंकों से हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरब से भी हम जो है बात कर रहे हैं कर्ज की, तो फिर किस तरह से ये मामला चलेंगे आगे? देखें, PDM 1 के अगर दौर में जाए ना, तो उस टाइम पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से चल रहे थे, तो हुकूमत आई, इत्तेहादी बने, इन्होंने अपने मामला सामने रखे और अवाम को बताया कर्जे, रोल ओवर, गारंटियाँ यूँ मिल रही हैं, यूँ हालात बेहतर हो जाएंगे, आज शाम तक दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हालात इस हद तक बेहतर हो जाएंगे कि आप मुस्लिम लीग नून के नारे लगाएंगे, झंडे पकड़ेंगे। हुआ क्या, उसका रिजल्ट आया 8 फरवरी के इंतखाब में हमने देखा, और अवाम ने खुलकर जो है वो अपना इजहार किया कि आपने किस हद तक परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद आगे और हुकूमत बनी और इन्होंने कहा कि कर्जे, गारंटियाँ, रोल ओवर, यूँ हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारी वहाँ से भी बात होगी, सऊदी अरब भी बात होगी, चीन भी होगी, UAE भी होगी, यूँ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सरकारी ख़जाने से, गरीब आवाम के टैक्सों के पैसों से पता लगा कि फ़लाँ दुबई चले गए, वहाँ से निकले अमेरिका चले गए, IMF से मुलाकातें हो रही हैं, फ़लाँ से मुलाकातें हो रही हैं, उनकी सख्त तरीन शराइत मानने पर आगे हम उनकी मुतालबात मान रहे हैं। जहाँ पर किसी को इंगेज करना था, ओबलाइज करना था, वहाँ पर बिल्कुल इन्होंने कागजों में अल्फाजों का इदाद शुमार का घोरक धंधा दिखा के, जो क्या मकसद इनके इदाद शुमार सामने लेकर आते हैं, दिखा के अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। मसला यह है कि आपके पाकिस्तान में एक शख्स नहीं है जो बैरून ममालिक में जो राब्ते करता है, सिर्फ फेडरल सेक्रेटरी, फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस नहीं है, यहाँ पे वजीर खारजा का काम भी है। इसहाक डार साहब का काम है कि दीगर ममालिक से राब्ते मुस्बत करे, अपना परफॉर्मेंस दिखाए, अपना किरदार अदा करे, उनसे मुलाकातें करने के बाद उनको इंगेज करे, अपने हालात को बेहतर बनाए।
आपने कितनी मुलाकातें करके किस पोजीशन पे हालात बेहतर गए? जितनी कमेटियां बन रही हैं, सियासी हो, मुआशी कमेटियां हो, उनमें आपने इसहाक डार साहब को डालना शुरू कर दिया। दीगर मामलात हो, यहां तक कि आपके इत्तेहादियों के मामलात हो, और फिर उसके बाद अभी आप देखेंगे ये जो मामला चल रहा है, ये तरामीम वाला और ये मामला, इसमें भी इसहाक डार साहब आपको नजर आएंगे। उस टाइम भी बता रहे थे कि शायद 40-45 कमेटियों के वो मेंबर बने। इस दफा फिर कोई इन्होंने दर्जन भर के करीब बताया जा रहा है कि मेंबर बन गए। असल काम जो था वो काम कोई नहीं कर रहा, अपना काम कोई नहीं कर रहा, दूसरे के छापे में हाथ डालते हैं और बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेवल मुआहिदा कहा कि हम जून में कर रहे थे, यही अदील वराई साहब वहां बैठे हमें बता रहे थे कि जून के आखिर तक हालात बेहतर हो जाएंगे, जुलाई में यूं पैसा आया और हालात बेहतर हो जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, कारोबार चल पड़ेगा। वो 2,56,30,000 बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, ये कल की रिपोर्ट है, ये स्कूल जाने लग जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। वो 95 लाख अफराद जो बेरोजगार हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने से, उनको रोजगार मिल जाएगा। अगस्त भी चला गया और अब बताया जा रहा है कि सितंबर का सूरज आप देखिए, हालात बेहतर होने जा रहे हैं। वो सितंबर किसने देखा? आप अभी अपने पांव पर खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। IMF ने कड़ी शराइत के साथ ये बात कही थी कि सऊदी अरब, चीन और UAE से 3 साल की तोसी की आप बात कर लें और $2 बिलियन का जो गैप फाइनेंसिंग की पोजीशन बन रही थी उसमें बेहतर करें। आप इधर उधर हाथ पांव मारते रहे, रोला डालते रहे, हमारे हालात बेहतर हो गए, पैसा वहां से आ रहा है, कुछ नहीं आया। और अब आप मजबूरी तौर पे इमरजेंसी भागे सऊदी अरब के पास कि आप $1.2 बिलियन हमें एक नया कर्ज दे दें। अगर वो कर्ज दे देते तो सऊदी अरब के 6.2 बिलियन डॉलर के हम मकरूज हो जाएंगे, उनका कर्जा देना पड़ेगा। फिर आप जा रहे हैं खलीजी बैंकों के साथ, मशरिकी बैंक, दुबई इस्लामी बैंक, उनके CEO से हमारे वजीर खजाना राब्ता कर रहे हैं। फिर दूसरा, सऊदी अरब पहले ही हमें 2020 और 2023 में $5 बिलियन का कैश डिपॉजिट पाकिस्तान हम उससे ले चुके हैं। मसला इतना है कि आप अब जो काम कर रहे हैं के सहारे सारे काम असल संजीदगी की लाइन होना तो काम बेहतर हो जाए। हालात हम नहीं बेहतर करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। संजीदगी दिखाने की जरूरत है हुकूमत को। यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से 14 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी विजन का ऐलान किया था, लेकिन अब तक तो वो सामने नहीं आ सका। क्यों हुकूमत मुआशी प्लान देने में नाकाम है अभी तक? जी, मैं तो इसके अंदर बड़ी हसन साहब ने, अदील साहब ने जो इसके अंदर आदाद शुमार दिए उससे क्या डिसएग्री करूँगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी शख्स को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आजमा लें और पता चले कि ये शख्स ये काम नहीं कर सकता, तो फिर अगर आप उसको 6ठी दफ़ा आजमा रहे होंगे तो इसमें उस शख्स का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है कि आपने माजी से कुछ सीखा नहीं। मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब की सरबराही में या शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आखिरी दफ़ा कब रुपी ज़्यादा मुस्तहकम हुआ था डॉलर के मुकाबले में। आप 1990 से देख लें, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस हैं, वो तो अलहदा है। इसहाक डार साहब का एफिडेविट है, उसमें इसहाक डार साहब जब भी इकॉनमी के इंचार्ज रहे हैं, कभी IPPs लगी, जिस पीरियड को ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हमने तरक्की की, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के नीचे इसहाक डार साहब ने, वो वक्त है जिसके ऊपर हम आजकल IPPs की बात कर रहे हैं। 2013 से 17 की बात है, जब तक पैनामा नहीं हुआ था। तो अगर आपका ये ख्याल है कि इस टीम से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लान डिलीवर होगा, तो मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ, पाकिस्तान के लिए भी हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की उम्मीद इन लोगों से नहीं। चले, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। साहब, तो इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।